नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल md.edu.insight पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान भाग पर जो फर्स्ट है उसमें जिसका समकालीन विषय में राजनीति है उसका दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अगर पीछे के अध्याय में जाते हैं तो हमने देखा कि वहां पर शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है और उसके बाद में जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो जाता है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो हमारे पास में जो कि सत्ता के जो प्रमुख दो दावेदार थे अर्थात दो ध्रुवीय राष्ट्र था, वो विघटित होकर के एक ध्रुवीय राष्ट्र बन जाता है। यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक ध्रुव बचता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस प्रकार से एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि अमेरिका है उसका वर्चस्व हो जाता है बहुत हाई, और हाई लेवल का वर्चस्व हो जाने के कारण अब ऐसा लगता था कि शायद अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला कोई देश या संगठन नहीं है। लेकिन इसी बीच कुछ संगठन है वो बन रहे थे और उन संगठनों ने क्या किया कि वो इतनी मादा अपने अंदर रखते थे, अपनी पावर इतनी रखते थे कि वो अमेरिका को चुनौती दे सकते थे। तो जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए जो संगठन या देश सामने उभर कर आए, वही देश जो है, वही जो संगठन है, वो सत्ता के समकालीन केंद्र कहलाए। अब अगर हम चैप्टर के अनुसार चलें तो उसमें क्या करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले अपने को देखना है कि सत्ता के समकालीन केंद्र नामक जो अध्याय है उसमें सबसे पहले हमें उसका परिचय पढ़ना है। उसके बाद सत्ता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं ये जानना है, और उसके बाद में हमें एक एक करके उन सत्ता के जो प्रमुख केंद्र हैं, समकालीन जो केंद्र हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, इसके परिचय की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन जब हुआ, सोवियत संघ है वो बिखर गयो, यानी कि सोवियत संघ है जो टूट के टुकड़ा बंट गयो और सोवियत संघ को कोई ज्यादा महत्व को नहीं रह गयो। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक ध्रुव बन गया, एक ध्रुव विश्व बन गया, और एक पावरफुल शक्ति थी वो यूएसए बन गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अपना प्रभुत्व है वो स्थापित करना चाहती थी। और ऐसे में क्या होता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व था दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, उस वर्चस्व को जो चुनौती देने वाले जो देश या संगठन सामने उभर कर आए, उन्हीं देश और संगठनों को हमने सत्ता के समकालीन केंद्र कहा। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए कि सत्ता के समकालीन केंद्रों के रूप में दो देश और संगठन आए तो वो कौन से थे। तो हम अगर इनको देखें तो कुछ संगठन थे जिनमें यूरोपीय संघ आ जाता है, आसियान आ जाता है, ब्रिक्स और सार्क आ जाता है। इनमें प्यारे विद्यार्थियों मैंने दो को अंडरलाइन कर दिया, यूरोपियन संघ और आसियान, यानी कि ये दो अंडरलाइन किया है, जबकि इन दो को हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम यूरोपियन संघ और आसियान को पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 12 के सिलेबस में ये दो संघ है, यूरोपियन संघ और आसियान, ये दो संगठन ही अध्याय में पढ़ने को मिलेंगे, जबकि ब्रिक्स और सार्क है वो अपने किसी सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम इनको क्या कर लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात होती है देश, यानी कि न केवल संगठन, लेकिन उस समय कुछ देश भी सामने उभर कर आए जो शक्ति संपन्न बने और उन्होंने भी अमेरिका को टक्कर देने का प्रयास किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे और शायद देंगे और दे भी रहे हैं। तो उनमें है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और अंत में अपना भारत भी अमेरिका को टक्कर दे सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो मुश्किल लगता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां, जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, ये कहती हैं कि वो अमेरिका को टक्कर देने की हिम्मत नहीं करने वाला, क्योंकि गुलामी भी कुछ एक चीज होती है। तो इसमें भी हमने तीन चीजों को अंडरलाइन किया है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को। इन तीनों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और बाकी जो दो है रूस और भारत हैं, इनका अध्ययन इस चैप्टर के तहत नहीं होगा। ये अगर इनके बारे में जानकारी चाहिए होगी आपको तो आप कमेंट कर देना कि इनके बारे में अध्ययन करना है, तो इनका अलग से एक वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा जिसको आप पढ़ पाओगे। अब देखो बेटा, क्या होता है कि हमने यूरोपीय संघ और आसियान पढ़ना है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पढ़ना है। तो जो चीजें नहीं पढ़नी उसको मैं एक बार हटा देता हूं यहाँ से। जो चीजें अपने को नहीं पढ़नी, जैसे ब्रिक्स अपने को इस अध्याय में नहीं पढ़ना, इसको हटा देता हूं। भारत और रूस को इस अध्याय में नहीं पढ़ना, इनको भी हटा देता हूं।
अब होता क्या है कि जब ये यूरोपीय संघ बना था, ये अपना दो ध्रुवीय विश्व था, उस समय क्या था, जो यूरोप है ना, यूरोप दो भागों में बंटा था। यूरोप कितने भागों में बंटा था? दो भागों में। एक पश्चिमी यूरोप था, एक तो था पश्चिमी यूरोप और दूसरा था पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप, पूरा यूरोप महाद्वीप है और दो गुटों में बंटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी में। पश्चिमी यूरोप जो है ना, उसको साथ दे रहा था यूएसए, और जो पूर्वी यूरोप है उसको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ये इनका साथ दे रहे थे। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इसका मतलब पूर्वी यूरोप है वो, उसका सपोर्टर कोई नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पर यूएसए है वो अपने पश्चिमी यूरोप का साथ देता रहता है। और ऐसे में क्या होता है, इनको हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। हम देखते हैं कि जो यूरोपीय संघ है उसकी शुरुआत कहां से होती है। देखो, पश्चिमी यूरोप को सहयोग कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो वहां पर क्या आती है? एक मार्शल योजना आती है। इसका पहला कदम ये, यूरोपीय संघ की शुरुआत का पहला कदम क्या है? ये मार्शल योजना है। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद में यूरोप जो था उसके देशों की अर्थव्यवस्था है वो, उसको बहुत नुकसान हुआ था। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उस नुकसान में क्या, उस नुकसान के बाद में क्या था कि अमेरिका द्वारा जो पश्चिमी यूरोप के देश जिनको वो सपोर्ट कर रहा था, पश्चिमी यूरोप के देश जिनको वो सपोर्ट कर रहा था, उन देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उन्होंने जबरदस्त मदद की। और ये जो जबरदस्त मदद करने का जो प्रयास था, जो योजना थी, वही योजना है वो मार्शल योजना कहलाई। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, मार्शल योजना क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यानी कि यहां से प्रश्न बन सकता है कि मार्शल योजना क्या है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्शल योजना क्या है? तो आपको लिखना है कि मार्शल योजना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी जबरदस्त आर्थिक मदद की, और यही जो मदद है वो मार्शल योजना कहलाई। पहला कदम तो ये हो गया इनकी मार्शल योजना। अब मार्शल योजना जब बनी गई तो उसमें आगे और सहयोग होगा, और सहयोग कैसा है? आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में, यानी कि आर्थिक सहयोग है। अब क्या होता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनता है, और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 के अंदर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। उसके साथ ही जो पश्चिमी यूरोप है उसकी आर्थिक मदद की शुरुआतें हो जाती है। यानी कि यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई, और इसका उद्देश्य क्या था? आपसी आर्थिक सहयोग करना, यानी कि इसमें आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, नाम से ही पता लगता है कि आर्थिक सहयोग करना था इसका उद्देश्य। 1948 में मार्शल योजना के तहत बना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना, 1948 में किस योजना के तहत हुई? तो मार्शल योजना के तहत हुई। और कब हुई? 1948 में हुई। उद्देश्य क्या था? आर्थिक सहयोग करना। अब आगे चलते हैं तो नंबर 3 पर अपन लेते हैं यूरोपीय परिषद का गठन। यानी कि जब ये संगठन बन गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, उसके बाद में क्या होता है कि यूरोपीय परिषद का गठन होता है। और यूरोपीय परिषद का गठन होता है 1949 में। प्रश्न बन सकता है यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1949 में। और इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सहयोग करना। यानी कि यहां से ये यूरोपीय संगठन जो या समुदाय जो बन रहा था, ये यूरोपीय समुदाय जो है वो आर्थिक सहयोग के साथ साथ अब राजनीतिक सहयोग में भी भागीदारी लेने लग गया। यानी कि आर्थिक जो मदद कर रहे थे उसके साथ साथ वो राजनीतिक सहयोग या राजनीतिक सुधारों में भी यूरोपीय जो समुदाय था उसका सहयोग करने लगे। और उसके उद्देश्य से यूरोपीय परिषद का गठन हो गया। यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में प्रश्न बन सकता है। उसका उद्देश्य था राजनीतिक सहयोग। आर्थिक सहयोग संगठन का उद्देश्य आर्थिक मदद करना, और यूरोपीय परिषद है तो परिषद का उद्देश्य राजनीतिक सहयोग करना। 1949 में गठन। अब आता है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, और उसके बाद में
एक संगठन बन जाता है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। इसका गठन प्यारे विद्यार्थियों अप्रैल 1951 में होता है, अप्रैल 1951 में होता है और इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं और यहां से स्टार्ट हो जाता है यूरोपीय संघ की ओर एक और कदम। और ये सदस्य देश कौन कौन से थे, जिसमें फ्रांस था, बेल्जियम है, इटली है, पश्चिमी जर्मनी है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। यहां देखो मैंने पश्चिमी जर्मनी लिखा, जर्मनी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अलग अलग हैं। फिलहाल वो दोनों का एकीकरण नहीं हुआ, ये बाद में एकीकरण होगा और अपने साथ इसमें एक यूरोपीय संघ का जो सदस्य बनते हैं। और पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और बेल्जियम और इटली, ये जो 6 सदस्य देश हैं, इन 6 सदस्य देशों ने अप्रैल 1951 में क्या कर लिया, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कर लिया। और ये गठन जो हुआ वो पेरिस संधि के तहत हुआ, यानी कि ये समुदाय जो बना यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, ये पेरिस संधि के तहत 1951 अप्रैल में बना था, जिसमें 6 सदस्य हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय में कुल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य। गठन कब हुआ, अप्रैल 1951 को हुआ। किस संधि के तहत हुआ, पेरिस संधि के तहत हुआ। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो एक एक नंबर के बन सकते हैं। उसके बाद में आता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उसका गठन हुआ, यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, ई से यूरोप, ई से इकोनॉमिक और सी से कम्युनिटी, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है मार्च 1957 को। कब होता है, मार्च 1957 को। एक और समुदाय यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया जाता है मार्च 1957 को। अब उसके बाद में क्या होता है कि अब ये समुदाय है ये इतना मजबूत होने लगा कि दूसरे देश हैं, जो यूरोप के दूसरे देश हैं, उन्होंने भी इसमें सदस्यता लेना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि इन 6 सदस्य देश जो हैं कौन कौन से, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड, सॉरी लग्जमबर्ग। इन 6 सदस्य देशों के साथ में अन्य देश भी आना प्रारंभ कर देते हैं। और इस सिलसिले में 1973 के अंदर, जनवरी 1973 में डेनमार्क आ जाता है, आयरलैंड आ जाता है और ब्रिटेन इस यूरोपीय समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां तक हमने यूरोपीय संघ की शुरुआती जो चरण है उनको अध्ययन किया है। अब इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको नोट डाउन कर लो प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है और इससे अन्य क्वेश्चन भी निकलते हैं कि ये मार्शल योजना कब गठित हुई, इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक मदद। फिर यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में और इसका उद्देश्य राजनीतिक सहयोग था। और उसके बाद में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन हुआ अप्रैल 1951 जिसमें 6 सदस्य थे, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये थे, जिसका गठन पेरिस संधि के तहत होता है। और उसके बाद में यूरोपीय आर्थिक सहयोग समुदाय बनता है और यह आर्थिक सहयोग समुदाय जो बना था इसमें भी यही 6 सदस्य थे, ये 6 सदस्य इसी में थे, ठीक है। और उसके बाद में आता है डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी इसके सदस्य बन जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। तो प्यारे विद्यार्थियों पिछली स्लाइड तक, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों पिछली स्लाइड तक हमने जो यूरोपीय यूनियन की जो शुरुआती चरण थे उनमें से हमने 6 को पढ़ लिया था। फिलहाल यूरोपीय संघ नहीं बना, अभी तक यूरोपीय समुदाय के अलग अलग समुदाय है वो बने हुए। अभी हम याद करते हैं कि 7वें चरण देखें कि यूरोपीय जो संसद था उसका पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्येक चुनाव होता है वो 1949 में होता है। यानी कि यूरोपीय जो समुदाय था या यूरोपीय जो संसद थी उसका पहला चुनाव प्रत्येक तरीके से होता है वो जून 1949 में संपन्न होता है। और उसी के बाद में 1981 में जाकर के, जनवरी 1981 में जाकर के यूनान, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वो भी इस समुदाय का सदस्य बन जाता है। इस समुदाय का सदस्य मतलब यूरोपियन जो समुदाय था उस समुदाय का सदस्य बन जाता है। और उसके बाद में 1985 जून 1985 में एक संधि होती है, सांगेन संधि। और सांगेन संधि क्या कहती है, उसके तहत क्या होता है कि यूरोपीय जितने भी देश हैं उन देशों के बीच में जो सीमा नियंत्रण है ना उसको समाप्त कर दिया। यानी कि बाउंड्री का जो नियंत्रण था ना उसको समाप्त कर दिया। यानी कि हम आवागमन अच्छी तरीके से अब एक दूसरे देश में कर सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के एक दूसरे देश के साथ व्यापार हम कर सकते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, ठीक है। उसके बाद में स्पेन और पुर्तगाल,
ये भी इस जो यूनियन है या ये जो संगठन है, ये समुदाय है, उसके सदस्य बनते हैं जनवरी 1986 के अंदर। और इसी बीच क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि पश्चिमी जर्मनी यूरोपीय समुदाय का सदस्य बना, लेकिन पूर्वी जर्मनी को नहीं बताया गया। तो अब यूरोप जो जर्मनी है उसका एकीकरण हो जाता है, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी है वो एक जगह हो जाती है, और एक जगह होते ही अब जर्मनी है पूरा का पूरा है यूरोपीय समुदाय का सदस्य बन जाता है अक्टूबर 1990 में। अक्टूबर 1990 में पूरा जर्मनी एक होकर के और यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, एक बहुत बड़ा फैसला आता है और वो होता है मोस्ट्रिट संधि। और मोस्ट्रिट संधि जो होती है वो यूरोपीय समुदाय के जितने भी देश थे उन देशों के बीच में होती है, और अब तक यहाँ पर करीब करीब 12 देश हो गए थे, और उनमें फरवरी 1992 में एक संधि होती है जिसे मोस्ट्रिट संधि कहा गया, और यूरोपीय संघ का गठन होता है। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के तहत हुआ और कब हुआ। तो फरवरी 1992 में मोस्ट्रिट संधि के तहत हुआ, और इस समय इसमें लगभग 12 सदस्य देश थे। अब यूरोपीय संघ के कुल सदस्य कितने हैं? प्रारंभ में अगर बात करें तो यहाँ पर कुल कितने थे? 28 थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कितने देश बचे हुए? 27 देश बचे हुए। और उनमें से मोस्टली मैं आपको समझा रहा हूं कौन कौन से देश हैं। जो प्रारंभ में जो 6 देश थे वो कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये पहले शुरुआती देश है। उसके बाद में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद में यूनान इसके अंदर आता है, फिर स्पेन और पुर्तगाल आते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। और उसके बाद में साइप्रस, चेक गणराज्य यानी कि चेक गणराज्य और स्लोवाकिया दोनों पहले क्या आते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि चेकोस्लोवाकिया है ना, चेकोस्लोवाकिया है वो 2 पार्ट में बन जाता है, एक चेक बन जाता है, एक स्लोवाकिया बन जाता है। दोनों ही गणराज्य हैं, इसलिए चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य बनता है। उनमें से पहला चेक गणराज्य यहाँ पर आ जाता है, और दूसरा स्लोवाकिया है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। एस्टोनिया इसमें आता है, हंगरी इसमें आता है, लताविया आ जाता है, लिथुआनिया आ जाता है, माल्टा आता है, पोलैंड है, और स्लोवाकिया हो गया, स्लोवेनिया होता है, बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया। इसको मैं राउंड क्यों कर रहा हूं, इसको राउंड कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। फिर ऑस्ट्रिया, उसके बाद में फिनलैंड, ठीक है। और जैसे ये क्रोएशिया इसमें इन्वॉल्व होता है, इस समय यहां पर यूरोपीय जो संघ है उसके 28 देश कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि क्रोएशिया जो है यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 28वां देश है। यूरोपीय संघ का कौन सा देश है? 28वां देश है, जबकि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 27 हैं। तो इसका मतलब एक देश कौन सा चला गया जो कि इसमें नहीं आया, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो कि प्रारंभ में इसमें शामिल हो गया था, सेकंड चरण में ही आ गया था ब्रिटेन। वो ब्रिटेन क्या है कि 2016 के अंदर ये करवाते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब वहां की जो स्थानीय जनता है उन सब के मत लिए जाते हैं, उनकी विचारधारा जानी जाती है कि हमें यूरोपीय संघ के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऐसे में 59.9% लोगों ने कह दिया कि ना बाबा ना, आ चौकी कोनी के आप तो रवांगा तो आजाद रवांगा, आज तक आजाद रहता है यहाँ, तो कोई का दबाव में नहीं रहना है। और यूरोपीय संघ है उसमें से ब्रिटेन है वो बाहर चला जाता है, यानी कि मतदाताओं ने 59.9% मतदाताओं ने फैसला दिया कि हम यूरोपीय संघ से बाहर रहेंगे। और ये जो कदम बना, ये कदम उठाया गया यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर जाना, ये ब्रिक एग्जिट कहलाता, यानी कि ब्रेक्जिट कहलाता है। ब्रेक्जिट का मतलब ब्रेक से ब्रिटेन और एग्जिट से बाहर जाना, यानी कि ब्रिटेन का बाहर जाना, तो ये ब्रेक्जिट कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यूरोपियन संघ कैसे बना, इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन से चरण में कौन कौन सी चीजें बनी, कौन कौन से समुदाय बने। और अब हम आगे चर्चा करेंगे जो कि नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसमें करेंगे कि यूरोपीय संघ जो है वो संगठन के रूप में कैसा था, यानी कि उनकी विशेषताएं क्या थी, यूरोपीय संघ के पास में क्या पावर था। और दूसरी बात करेंगे कि यूरोपीय संघ है वो अब तक अमेरिका को टक्कर क्यों नहीं दे पाया, इसके क्या कारण थे, अर्थात इसमें कौन सी कमियां रही होंगी जिसके कारण आज भी वो अमेरिका को टक्कर देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन
ऑलमोस्ट क्या होता है कि अगर सभी चीजों को देखें तो यूरोपियन संघ एक मजबूत स्थिति में है और एक मजबूत दावा करता है अमेरिका को टक्कर देने का, यानी कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए यूरोपीय संघ हमेशा तैयार है। इतनी उसकी पोजीशन है, इतना उसका प्रभुत्व है, इतना उसका वर्चस्व भी है। तो आगे की क्लास लेकर आते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को पूरा देखो, पसंद आती है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी मत भूलना, क्योंकि आपका ये जो रिस्पॉन्स है वो हमारा हौसला बुलंद करता है और हम आगे से आगे और अच्छे से अच्छी क्लासें लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।